गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू टू ऑल टू दी शिक्षक यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मॉडर्न इंडिया का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि विद इन 10-12 डेज़ के अंदर हम लोग मॉडर्न इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे और उन सिर्फ उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि आपके केएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि 2 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। और जो जो पॉइंट्स मैं इन चैप्टर्स को लेकर के स्पेक्ट्रम बुक में पढ़ाते जा रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ वहीं तक अपने आप को लिमिटेड रखना है। उससे ज़्यादा ना तो उससे कम आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि मैं उन्हीं लाइंस को टच कर रहा हूँ या उन्हीं टॉपिक्स को टच कर रहा हूँ जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और हमेशा क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बुक इतनी वास्ट है, वॉल्यूमनस है, कि हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी चालू कर दिए हैं। और इन टेस्ट सीरीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिसेंट ट्रेंड्स पे हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। और ये सोच के बनाया है कि ताकि केएस का जो आपका नंबर है वो इस टेस्ट सीरीज़ को करने के बाद एटलीस्ट 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए। एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स का आपका फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा आपके पेपर में, अगर आप टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करोगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है, तो जाइए और फटाफट उन टेस्ट सीरीज़ को देखिए। तो चालू करते हैं आज का। तो आज हमारा चैप्टर है वो है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब देखिए, सीधी सी बात है कि एक्सपेंशन कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, इसका मतलब सीधा है कि ब्रिटिश का जब पावर, बैटल ऑफ प्लेसी, ये उठते रहता है कि बैटल ऑफ प्लेसी था, ठीक है, या बैटल्स ऑफ पानीपत के टाइम पे कब जाकर के ब्रिटिश का एक डोमिनेंस इंडिया में ओवरऑल सेटअप हुआ था। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं कि नहीं इस वॉर के बाद हुआ था, बट देर ऑल आर कंसिडरेशंस। कोई पुख्ता सबूत नहीं है, अगर आपको नॉर्मल भाषा में कहा जाए कि इस टाइम के बाद से ब्रिटिश का डोमिनेंस चालू हो गया था। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इवेंट्स हुए और जिस तरीके से पावर का एक्सपेंशन होता गया, एक्सपेंशन कैसे, मतलब कि बाकी सिटीज़ को कवर करती गई, अपने इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बनाती गई। आपको बताया था कि दीवानी दस्तक जितने भी राइट्स जो थे कस्टम टैक्सेशन के, वो सारे राइट्स ब्रिटिशर्स ने खुद चालू कर दिए थे। कॉइन्स ब्रिटिशर्स ने अपने चालू कर दिए थे। तो ये एक तरीके से कंसोलिडेशन ऑफ पावर हुआ कि आपका इम्पैक्ट ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग को देखना है दोस्तों, तो ब्रिटिश इंपीरियल सोसाइटी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बैकवर्ड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है कि न्यू रोमन्स है और पीस ऑफ पेरिस हुआ है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वापस जाके देखें 2 लेक्चर्स, यूजफुल होगा आप लोगों के लिए काफ़ी। सो हेयर इज द टॉपिक्स लाइक वॉज द ब्रिटिश कॉन्कस एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अब यहाँ पर फिलोसफिकल नहीं पढ़ना है हम लोग को, बेसिकली प्रैक्टिकल पढ़ना है कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये आपसे फिलोसफिकल क्वेश्चन हो सकता है इससे, इससे आपका कोई फैक्ट, हार्ड फैक्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता है, इससे सिर्फ फिलोसफिकल क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है कि ब्रिटिश इंडिया आई थी तो एक क्लियर इंटेंशंस के साथ आई थी। एक ग्रुप ये कहता है कि क्लियर इंटेंशन के साथ आई थी कि दे वांटेड टू रूल ओवर द इंडिया, एंड दे जस्ट इट वाज नॉट अ कॉन्कर्ड टेरिटरी any more to them. It was more like an acquired territory. It was not more an acquired territory. It was more like a conquered territory. तो दोनों की थिंकिंग में काफ़ी डिफरेंस है सोचने में। एक ग्रुप कहता है कि नहीं, धीरे धीरे वो लोग सिर्फ अपना बिजनेस कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए आए थे, लेकिन एक्सपेंशन होते होते उन्हें लगा कि यार और पैसा चाहिए, जिसके कारण उन लोगों को लगा कि हम सारी चीज़ें खुद से ही कंट्रोल करने लग जाते हैं। एंड एज उन्हीं का पूरा पावर और डोमिनेंस पूरे इंडिया में स्टैब्लिश हो चुका था, इंडिया से बाहर भी था इनफैक्ट, ठीक है। तो यही यहाँ पे लाइन्स मेंशनड है जिसको मैंने आपको चीक करके बताया अभी। समझिए, ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं, कॉमन सेंस भी अप्लाई करके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा इतना इसमें कुछ नहीं जाना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये सब आप पढ़ेंगे, एंड में पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ली क्या था इन लोगों का। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, या जितने भी बाकी के डफरिन, जितने भी लॉर्ड्स थे उस टाइम पर गवर्नर्स रहे थे, आपको इन लोगों के नाम रख करके इनके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद रखने कि इन्होंने उस टाइम पर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया था। आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें पढ़नी है, बस हाँ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। गवर्नर्स और जो उस टाइम के ब्रिटिशर्स के जो लीडर्स थे, है ना, जैसे कि वेलेस्ली हो गया आपका, बाकी के जो लीडर्स थे उस टाइम पे जो लीड कर रहे थे ग्रुप्स को और जो वॉर्स कर रहे थे, ठीक है। व्हेन डिड द ब्रिटिश पीरियड बिगेन इन इंडिया। तो अब फिर वही बात मैंने आपको बताई थी कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि यार ये पहुंचा है 1757 से हुआ है, 1757 में कुछ कहते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ है, कुछ कहते हैं पानीपत से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, इस वजह से आपको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बेसिकली यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि मैंने आपको बताया था प्लेसी का वॉर कौन से ईयर में हुआ है, पानीपत वॉर कौन से ईयर में है, बक्सर कौन से वॉर में हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों को कि मैच द फॉलोइंग इससे बन सकता है और हमेशा बनने के चांसेस हैं। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, क्रक्स में क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी आप लोगों को याद रखनी है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। चलिए, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट हमारा कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, ये हम लोग ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आप लोग को आइडिया लग गया होगा, पिछले लेक्चर से मैंने बताया था कि ऑब्वियसली नेवी में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हो चुके थे, एडवांस थे। रिलीजन जो था इनका, एक कॉन्शियसनेस जो था वो काफ़ी ज़्यादा इतना था नहीं, इम्पैक्ट इन लोगों को रिलीजन से इतना लेना था नहीं।
Basically, they never left their commercial interests, and I have told you in the previous lectures as well. तो सुपीरियर आर्म्स, मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे इनके पास, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लीडर्स थे जिनके कारण डिसीजन इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे उस टाइम पर, और तभी ये लोग जीतते गए हर वॉर को. हाँ, ऑब्वियसली दे वर करप्ट ऑल्सो. जब मैसूर के टाइम में आप देखेंगे तो दे वर आस्क्ड टू सपोर्ट देम. हैदर अली की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन बट दे डिडंट टर्न टू हिम, बट दे टर्न अगेंस्ट ऑफ हिम. तो ये लोग ऐसा भी नहीं है कि ये लोग जो बोलते थे, प्रॉमिस करते थे, उसको करते भी थे. दे वर बिग चीटर्स, बिग लायर्स, एंड दैट्स वाई धीरे धीरे स्टेप बनाते बनाते तो पूरे इंडिया को इन लोगों ने काबू में कर लिया था अपने. चलिए, सुपीरियर आर्म्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं. बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी. अब देखिए, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सैलरी और मिलिट्री डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है. आप किसी भी कंट्री को देखेंगे तो मिलिट्री डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा शो करता है, प्रेजेंट करता है उस कंट्री के बारे में कि कितनी पावरफुल आर्मी है ये. तो इनकी जो मिलिट्री थी, जिसमें मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा आपके ब्रिटिशर्स ही थे, इंग्लिश ही थे, और इंडियंस भी थे. इंडियंस क्यों नहीं थे, इंडियंस भी थे, लेकिन ज़्यादा जो थे उस टाइम पे मतलब 50% से थोड़ा सा ऊपर थे जो कि इंग्लिश थे. तो काफ़ी सैलरी भी रेगुलर थी. अब ये रेगुलर सैलरी, इस पर इतना आने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज की बता देता हूँ कि रेगुलर सैलरी ये इंडियंस को लेकर के नहीं थी, क्योंकि उनकी सैलरी भी बहुत कम हुआ करती थी उस टाइम पर. उनका ट्रीटमेंट भी बहुत ख़राब हुआ करता था. ये जो भी आप देख रहे हैं रेगुलर सैलरी है, मिलिट्री डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो पूरी आर्मी में था, लेकिन जो एक सैलरी और एक लाइफ जो थी, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये ज़्यादा बेटर इंग्लिश के लिए था. इंडियंस जो थे उसमें उनके लिए नहीं था. ठीक है. हाँ, लॉयल दोनों थे. वो अलग बात है कि आगे जाकर के 1857 का आपका रिवोल्ट हुआ था, तो इन दी एंड वो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि यूनाइट नहीं हुए हम लोग, इंटीग्रेट नहीं हुए एक दूसरे के साथ. अगर हुआ होता तो उसी टाइम में ब्रिटिश एम्पायर का एंड ख़त्म हो चुका था, वहीं वहीं ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म हो जाता. बहरहाल, आगे चलते हैं. सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम. अब देखिए, हम लोग के इंडियन में क्या सिस्टम है कि हम लोग उस टाइम पे कास्टिज्म, पर्सनल रिलेशंस, ठीक है, मेरिट और एबिलिटी की नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी हम लोगों में. हम लोग बस अपने कास्ट और पर्सनल रिलेशंस को लेकर के अपॉइंटमेंट करते थे, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स में हो, चाहे मिलिट्री ऑफिसर्स में हो. ठीक है. लेकिन इन लोगों का क्या था कि एक फेयर सिलेक्शन सिस्टम चलता था. हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं करते थे ये लोग, मेरिट बेसिस पे करते थे. रिलायबिलिटी रिलायबल है रिसोर्स की नहीं है, उस चीज़ पर ये लोग सिलेक्शन करते थे. तो ये सारी ऑब्वियसली जब मेरिट लोग आए हैं तो सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बनेगा. ब्रिलियंट लीडरशिप बता चुका हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा लीडर्स थे आपके. इंडियंस में भी थे और ब्रिटिशर्स में भी थे, जैसे कि आपका वेलेस्ले हो गया. इंडियन साइड में आपका टीपू सुल्तान हो गया था, हैदर अली हो गया था. मराठास में आप जाएंगे तो यशवंत राव होलकर का नाम आता है. होलकर जो थे ना आपके इंदौर के, या मैं सही नहीं बोल रहा, शायद याद नहीं मुझे, इंदौर के थे होलकर, शायद इंदौर के थे या कहीं और के थे, मुझे याद नहीं है. इनफैक्ट वो अभी आगे चैप्टर्स में देख लेंगे हम लोग. ठीक है. चलिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप, ऑब्वियसली पैसा बहुत था, कोई इसमें कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो ये पॉइंट्स बेसिकली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि द बेस्ट पॉसिबल रीजंस, द बेस्ट प्रोबेबल रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया. उसमें ये मतलब वाइल बिल्कुल बड़े बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में ये लिखा हुआ आ सकता है, बस इतना ही पढ़ना है, इसके अंदर जाने की कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना ना तो टाइम है ना तो इतना दिमाग लगाना है. ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. अब बंगाल जो था उस टाइम पर काफ़ी रिच एक पार्ट था इंडिया का. आप लोगों ने देखा होगा कि मुर्शीद कुली खान हुआ, मीर कासिम अली हुआ, ये एक पूरी एक हायरार्की बनी हुई थी वहाँ पर. बताया था ना मैंने कि बहादुर शाह, रंगीला, है ना, इन सब का वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा दबदबा था, और मुगल्स को सॉरी ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करना था. और क्यों करना था? क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज बंगाल में बहुत ज़्यादा थी. और बंगाल से बंगाल नहीं था उस वक्त, तो बंगाल में आपका बिहार आता था, झारखंड आता था, उड़ीसा आता था, पता नहीं और कितने स्टेट्स उसमें मर्ज थे, यूपी था, सब अलग धीरे धीरे होते गए. तो काफ़ी वाइडर बॉर्डर था. अगर आप इंडिया के एंशियंट मैप पे जाएंगे तो काफ़ी वाइडर बॉर्डर्स हुआ करते थे. चलिए, तो बंगाल द रिचेस्ट प्रोविंस बताया है मैंने आपको, लिखा हुआ है यहाँ पर. और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे जो भी हमारे थे, अब सारे के सारे मैंने बताया कि इतने करप्ट और इतने अय्याश थे कि उन लोगों को बस पैसा चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी से, और ये लोग क्या करते थे, खरीद लेते थे. और इतना भरोसा इन लोगों ने जीत लिया था कि वो लोग क्या कहते थे कि भाई साल का पर एनम आप पे करिए हमें, उसके बाद आपको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है. जो मैंने आपको बताया, दीवानी राइट्स बताया था, है ना, कस्टम राइट्स जैसे कहा जाता है, जागीरदारीज जो उस टाइम पे हुआ करते थे, तो सारा ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे स्ट्रैटेजी के थ्रू खरीदते गए. इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि इन लोगों के हाथ से सत्ता जाती जा रही है. तो ठीक है, बस यहीं पे लिखा हुआ है, ज़्यादा इतने डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है कि 3,000 यूरोज दिए या 4,000 रुपये दिए, ये सब इतना मैटर नहीं करता है. ये आपके किसी ट्रीटी में पूछा जा सकता है, और खासकर पीसीएस और जो बैंक के एग्ज़ाम्स हैं उसमें डेट्स का ज़्यादा बोलबाला है, कि वहाँ पे आपके एग्जामिनर्स या डेट से पूछ सकता है, क्योंकि उसका कोई वाइडर हॉरिजन, मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है एग्जामिनर का वहाँ पर. लेकिन आपके केएस में आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और जो यूपीएससी के लिए भी कर रहे हैं मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ. चलिए, मुर्शीद कुली खान मैंने बताया आपको, ही वॉज द दीवान ऑफ बंगाल एंड रूल टिल हिज डेथ.
आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुर्शीद कुली खान कब जिंदा हुआ, कब मरा, कितने टाइम तक उसने रूल किया, नहीं। मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि मुर्शीद कुली खान के आगे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे फैक्ट्स हैं कि आप अपने आप को रिलेट कर ही नहीं सकते और इतना दिमाग में रख ही नहीं सकते हैं, रिटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जितना है उतना पढ़ो यार, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। तो 1700 था मुर्शीद कुली खान का जब दीवान बना। और एक मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन याद रखनी है आपको। मुर्शीद कुली खान के बाद कौन आया? शुजाउद्दीन आया। शुजाउद्दीन के बाद कौन आया? सरफराज खान आया। सरफराज खान के बाद कौन आया? अलीवर्दी खान आया। तो बस आपको ये टाइमलाइन रखनी है कि मुर्शीद के बाद शुजाउद्दीन आया, शुजाउद्दीन आया, फिर सरफराज, फिर अलीवर्दी आया, इसके बाद भी आए। लेकिन तब तक क्या है कि इतना ख़त्म हो चुका था सिस्टम कि नादिर शाह चालू हो गया था वहाँ से। नादिर शाह का इन्वेजन बताया ना मैंने आपको कि 70 करोड़ उस टाइम पे वैल्यू नापी गई थी कि 70 करोड़ रुपए वो लेकर के इंडिया से गया था, जो कि आज के टाइम में मेरे ख्याल से बता ही चुका हूँ मैं आपको कि 7 लाख या पता नहीं 7 लाख करोड़ से ऊपर ही होगा अगर आज के टाइम में किया जाए। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इंग्लिश कंपनीज और बंगाल गवर्नमेंट में ना हो क्या रहा था कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये पता था कि यार ये लोग बेवकूफ़ हैं, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बस करते जाओ अपना काम। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसे पीछे हो रही थी कि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। और टैक्सेशन अब यार रूल कर रहे हैं, जैसे कि मुर्शीद अली खान रूल कर रहा है, वहाँ पर रूल कर रहा है, तो उसको भी तो अपना चलाने के लिए अपनी अपनी शौकों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए उतना। और 3,000 रुपये ब्रिटिशर्स दे रहे थे साल का उस टाइम पर, उसमें कितना ही क्या हो जाता, उसको और चाहिए था। और दूसरी बात ये कि धीरे धीरे महसूस होने लग गया था कि चीज़ें उसके हाथ से, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास ही नहीं है, उससे अब पूछा ही नहीं जा रहा किसी चीज़ को करने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे चालू हो गए थे। और ब्रिटिशर्स को हमेशा से पता था, मैं बता चुका हूँ, कमर्शियल इंटरेस्ट कभी भी नहीं छोड़ा ब्रिटिशर्स ने। कॉन्फ्लिक्ट होना था, वॉर भी होनी थी, और इन लोगों को हारना भी था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास अच्छे खासे गन थे, अच्छी खासी आर्टलरीज थी, अच्छे खासी कैवलरीज थी, अच्छे खासे वेपन्स थे, एक आर्मी थी, एक लीडरशिप था। बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अलीवर्दी खान आया इन इंग्लिश। फिर अगेन इसमें 15 साल 20 साल फोर्ट विलियम ये सब पढ़ चुके हैं। फोर्ट विलियम कहाँ है कहाँ नहीं है, जगह का नाम था जो कि तमिलनाडु में आपका चेन्नई में था, ठीक है। इसमें ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। कार्नेटिक रीजन जो है, कार्नेटिक वर्ड्स क्या कहते हैं, कार्नेटिक का मतलब क्या होना और किसने दिया, ये बता चुका हूँ। ब्रिटिशर्स ने कार्नेटिक वर्ड दिया है। और कार्नेटिक जो है वो आपके बेसिकली उस टाइम के जो रीजन्स हुआ करते थे साउथ इंडिया में, जो कि सी से रिलेटेड होते थे, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के आसपास, उनको कार्नेटिक रीजन नाम सिर्फ ब्रिटिशर्स ने रखा था। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कार्नेटिक क्या है, बस सिंपल एक जोग्राफिकल जगह का नाम है ये। चलिए, चैलेंजेस बिफोर सिराजुद्दौला। अब यार वही है, सिस्टर और ये सब नहीं जाना है, फैमिली के अंदर घुसना ही नहीं आपको। रेबेलियस हो गया, सिस्टर का ये हो गया, पॉपुलेशन ये वो फलाना ठिकाना, ये सब कुछ नहीं। सीधा जो इंपॉर्टेंट है कि आपस में इन लोगों का, आपस में जो इनके ऑफिसर्स थे, जो इनके नीचे अपॉइंटमेंट था, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था एक तरीके से, किनशिप जो था, वो आपस में रिवोल्ट करने लग गया था एक दूसरे के। ठीक है, जैसे कि मुगल्स में हुआ था हमारे। मुगल्स में रीज़न यही थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े छोटे लेवल के रीजंस हो रहे थे, वहाँ पे काफ़ी वास्ट लेवल में रीजंस हुए थे। ठीक है, वहाँ पे तो ज़मींदार और आपके राजपूत वगैरह सब ने अगेंस्ट हो गए थे ना, सब सारे के सारे, कि यार अब तो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। और तभी आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे। बंगाल बन गया था, हैदराबाद बन गया था, उड़ीसा था, बहुत सारे बन गए थे। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट है, शायद केएस का एग्जाम में आपसे पूछा जा सके कि अ कश्मीरी ऑफिसर मोहन लाल वॉज अपॉइंटेड एज द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही एक्टेड ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। अब ये मैंने मार्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर आज तक ये नहीं पूछा होगा केएस में और आपका एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही शातिर निकल जाए, तो क्योंकि केएस है और एक कश्मीरी ऑफिसर है, तो इस बुक में अगर ये मेंशन है ना, अगर उसको दिख गया तो वो ज़रूर ना ज़रूर डालेगा। और क्वेश्चन क्या बनेगा, विच अमंग द फॉलोइंग was appointed as an administrator or he held a very important role during the reign of सिराजुद्दौला। अब उस टाइम पर आपको पता होगा कि मोहनलाल है, चार नाम दे दिए होंगे कि मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि यार मुस्लिम्स ही होंगे वहाँ पर, लेकिन एक मुस्लिम के अंदर एक मोहनलाल भी थे जो कि काम एडमिनिस्ट्रेटर का कर रहे थे। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया आपको। चलिए, बैटल ऑफ प्लेसी की बात करते हैं। बता चुके हैं रैम्पेंट मिसयूज़ हो रहा था ट्रेड प्रिविलेजेस का, और कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद कंपनी की ताकत कुछ ज़्यादा, कॉन्फिडेंस लेवल अलग सा ही हो गया था। इससे एक नाम हमारे सामने आता है, क्या नाम है वो, कृष्णा दास है। पॉलिटिकल फिगर थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जाना नहीं है, बस नाम रिलेट कर सकता है। ये आ सकता है कि कृष्णा दास वॉज रिलेटेड टू और वॉज एफिलेटेड टू विच अमंग द बैटल्स। ठीक है, जो एक पॉलिटिकल फिगरेटिव थे। तो इन चीज़ों को बस पढ़ते हुए चलते ही दिमाग में रखना है कि यार कृष्णा दास थे यार, बैटल ऑफ प्लेसी के थे। चलिए ठीक है। एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी सिराजुद्दौला के टाइम पर, बहुत सुना होगा आपने ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी बेसिकली यही है दोस्तों कि ऐसा कहा जाता है, इट्स बिलीव्ड, ये याद रखिएगा, इट्स बिलीव्ड, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, इट्स जस्ट बिलीव्ड टू बी। ऐसा लगता है कि हुआ था, पुख्ता सबूत नहीं है। तो ऐसा कहा गया था कि भाई ब्लैक होल ट्रेजेडी में हुआ था, सिराजुद्दौला ने 146 इंग्लिश पर्सन को, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दोनों के बीच में, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी में 146 इंग्लिश पर्सन को उसने बंद करके रख दिया था, एंड दे ऑल डाइड।
123 ऑफ देम डाइड ऑफ सफोकेशन। ठीक है, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, बहुत चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन उठा ले आपके केस कि कौन रूलर था उस टाइम पर जिसके टाइम पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता वो। ये नहीं पूछेगा कि 146 में से 123 मरे या 120 मरे, ये सब नहीं। ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके रेन में हुई, दैट इज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से पहले कौन आया, वो टाइम नेम मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, और डेट्स के साथ कि इनका रूलिंग टाइम पीरियड चालू कब से हुआ था। चलिए, बैटल है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जानते हैं आप ये सब चीज़ें। इतना तो आगे बढ़ चुके होंगे आप पढ़ते पढ़ते, और इतना भी कॉमन सेंस आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है यहाँ पर। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी के बाद इनका नाम कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठने लग गया था क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया था। ठीक है, और ये क्या करते थे ब्रिटिशर्स की, यार ये ना अलाइंस बना लेते थे, सीक्रेट अलाइंस। और वही तो बात है ना, कि हमेशा से बोला जाता है कि अगर इंडियंस यूनाइट रहते, हमारे जो उस टाइम के काफ़ी इंपॉर्टेंट जमींदार्स या राजपूत जो होते हुआ करते थे, या हमारे जो मुगल एम्पायर के जो रूल किनशिप चलते थे, अगर सब एक साथ यूनाइट हो गए होते तो बहुत पहले ब्रिटिशर्स भाग चुके होते। लेकिन हम लोगों को अपने पर्सनल मोटिव्स इतने ज़्यादा बन चुके थे, इतने ही ज़्यादा बन चुके थे कि हम लोग को सिर्फ अपना दिख रहा था। ठीक है, चलिए, तो वही है कि ये लोग सीक्रेट अलायंस बना लेते थे। कभी इसके साथ बना लिया, कभी मराठास के साथ बना लिया, कभी मीर नवाब के साथ बना लिया, कभी उसको बोला कि भाई तुम जीत गए हो, तुम ये एरिया ले लो, तुम रूल करो। लेकिन अंत में सब कुछ कौन कर रहा था और किसको पता था कि उसका बेनिफिट किसका हो रहा है, इन दी एंड दैट वाज इंग्लिश, ब्रिटिशर्स। उन्हीं का बेनिफिट हो रहा है, बाकी सब बेवकूफ़ बन रहे थे। ठीक है, चलिए, अब सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लेसी। सिग्निफिकेंस क्या है आपका, कि ज़्यादा इसमें जाना नहीं। बैटल ऑफ प्लेसी का ईयर आपने याद किया, किसके बीच हुआ है बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी। ये है कि ये पॉइंट्स आपके स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि होता है ना assumptions एंड रीजंस, या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है। यहाँ पर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ ईयर का बनेगा। ठीक है, नहीं तो कंसीडर द स्टेटमेंट्स बनेगा आपका, ट्रू और फॉल्स बनेगा। तो मीर जाफर जो था वो नवाब बना था बंगाल का, किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था ऑब्वियसली। और 24 परगानास को इंग्लिश का ज़मींदारी जो है, ठीक है, वो इन्होंने बोला था कि तुम हमें दोगे साल का। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे बोला जाता है कि लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, क्योंकि इस बुक में लिखा गया है ऐसा, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि बैटल ऑफ प्लेसी जो है, ये स्टेटमेंट्स आ सकता है आपका। ठीक है, कि मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। सेकंड स्टेटमेंट इज लाइक लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, बैटल ऑफ प्लेसी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप याद रखिएगा। कंसिडर फॉलोइंग इसमें ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए, मीर कासिम एंड द ट्रीटी ऑफ 1760। ठीक है, चलिए, मीर कासिम की बात हुई। कहाँ के हैं भाई, वही बंगाल का चल रहा है सब कुछ, अभी सब बंगाल में चल रहा है। अभी हम लोग बंगाल में ही घूम रहे हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को अभी। साउथ इंडिया को छोड़ दो अभी। ठीक है, चलिए, ट्रीटी ऑफ 1760, इतना ज़्यादा इससे अभी तक तो नहीं पूछा गया, लगता नहीं, क्योंकि यार ये जो बंगाल की साइड के जो रूलर्स वगैरह थे ना, ये काफ़ी मेस्डअप हो रखा था। यहाँ पर एक एग्जामिनर उतना दिमाग लगाता नहीं, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन लॉजिकल बन सकते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय ये कि मीर कासिम की फैमिली और ये सब हुआ, कितने परगानाज देखिए, ज़्यादातर यही है, क्योंकि इन लोगों ने इतना मेजअप सिचुएशन कर दिया था वहाँ पर कि बहुत चीज़ें ना एकदम खिचड़ी पकी हुई है। और लेकिन वही बात है कि पढ़ना सब कुछ है, तो बुक में लिखा गया है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा नहीं जाना है। चलिए, अब कंपनी वुड गेट हाफ ऑफ द शेयर इन चूनम ट्रेड ऑफ सिलहट। सिलहट कहाँ था भाई, आपका उड़ीसा के पास था। और चूनम क्या है, चूनम मतलब चूना, लाइमस्टोन, इसको लाइमस्टोन बोला जाता है। उस टाइम पे चूनम बोलते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हिंदी बोलना नहीं जानते थे। चलिए, तो ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा, रखने की जरूरत नहीं है नहीं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स और क्या क्या किया इतना एक एग्जामिनर जाएगा नहीं आप में। स्टेप सेकंड बाय मीर कासिम, ये हो सकता है आपका, यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है आपका कि इसके बाद उन लोगों ने इतना रिवॉल्ट करना चालू कर दिया था मीर कासिम ने, उसी को बनाया था ब्रिटिशर्स ने, उसी को मतलब किनशिप दी थी कि भाई तुम रूल करो और इतना 24,000 परगाना तुम दोगे साल का। लेकिन हम उसको समझ आने लग गया कि मैं कितना यूज हुआ हूँ, तो उसने रिवॉल्ट करना चालू कर दिया था। और रिवॉल्ट करने के बाद क्या फर्स्ट चीज़ हुआ था, दैट इज़ बैटल ऑफ बक्सर। ये बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ती गई। ठीक है, अब कंपनी सर्वेंट्स ऑल्सो सोल्ड दस्तक टू इंडियन मर्चेंट्स फॉर अ कमीशन बिसाइड्स द यूज कोर्सिव मेथड्स। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ आपको, ये रीजंस हैं कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ, मतलब मीर कासिम को इतना ज़्यादा ये सब गुस्सा क्यों आने लग गया था। ठीक है, ये पॉइंट्स वो हैं कि रीजंस दैट गिव बर्थ टू बैटल ऑफ बक्सर, कि कंपनी सर्वेंट्स ऑल्सो दस्तक टू इंडियन मर्चेंट्स फॉर अ कमीशन। अब ये तो करप्शन हुआ ना, रैम्पेंट हो गया यार ये तो, कि मतलब आपको दीवानी राइट्स दिए गए हैं और बाहर के जो मर्चेंट्स आ रहे हैं या वहीं के जो मर्चेंट्स आप खुद से ही उनको पासेस दे रहे हैं कि भाई तुम बेचो। तो अगर आप उसको डायरेक्टली बेच रहे हैं तो रिपोर्टिंग तो आपको हो रही है ना, पैसा तो वहाँ जा नहीं रहा है कुछ भी, और डायरेक्टली पैसा आप कमा रहे हैं, तो एक तरह से करप्शन हुआ। और एक नहीं दो नहीं, मेरे ख्याल से अच्छे खासे मर्चेंट्स होंगे, नंबर ऑफ मर्चेंट, क्योंकि इंडिया काफ़ी रिच था उस टाइम पर डाइवर्सिटी में और अपने रिसोर्सेज में। तो दस्तक का मिसयूज़ होने लग गया था, ये पहले बता चुका हूँ।
बैटल हुआ, किसके बीच हुआ भाई? मीर कासिम था, नवाब ऑफ अवध था, शाह आलम टू था। क्या हुआ अंत में? ऑब्वियसली हारना था ही। क्यों? बता चुका हूँ पहले ही, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है, आपका लीड किसने किया था? हु वाज द लीडर फ्रॉम द इंग्लिश? ये पॉइंट आपको उठ सकता है एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, कीप ऑन रिमेंबरिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मेजर हेक्टर मुनरो एट बक्सर, ठीक है। और जीता कौन थे? ऑब्वियसली इंग्लिश। हर वॉर में डाल दो यार कि इंग्लिश जीतते हैं, कुछ वॉर्स में हारे हैं, लेकिन ट्रीटी साइन हुई है। ये याद रखिएगा कि इंग्लिश कभी हारा नहीं है, ट्रीटी साइन की है उसने, और उसके बाद दोबारा पलट के आया तो वो जीता ही जीता है, छल से, कपट से, करप्शन से, जो भी चाहे जो भी हो। तो फिर ये हुआ, मुगल एम्पायर वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश, ठीक है। ये सब मुगल्स के ही थे निकले हुए, सब हार गए। हार होने के बाद भाई अब क्या होगा? अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई अब ट्रीटी करो तुम हमारे साथ। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था आपका बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। अब बैटल ऑफ बक्सर में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, उसके बाद तो भाई क्या क्या बातें बोलेगी। दो शर्तें रखी गई थी दो लोगों से, नवाब ऑफ अवध से और जो मुगल एम्पायर था आपका शाह आलम टू, ठीक है। नवाब ऑफ अवध मुगल एम्पायर नहीं था, ये याद रखिएगा, वो अवध का नवाब था सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो नवाब शुदा से चार बातें कही गई, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपसे एग्जामिनर इसमें नहीं जाएगा कि ये शाह आलम टू को कहा गया था या नवाब शुदा को कहा गया था। निज़ामत होता क्या है, निज़ामत फंक्शंस होते क्या हैं, ये एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। एनालिटिकल करना है आपको, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, ये पढ़ना है कि मतलब क्या हो सकता है। निज़ामत फंक्शन मतलब मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस, ठीक है। जस्टिस हो गया आपका, जो उस टाइम पे जो हुआ करता था, वो तो नाम नाम का था वैसे, लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं निज़ामत फंक्शंस में, ठीक है। चलिए, अब मीर कासिम यहाँ तो ख़त्म हो गया, डिथ्रोन, नवाब बंगाल, बंगाल ख़त्म। अब किस पास चला गया भाई? चला गया ब्रिटिशर्स के पास। अब तो खुले सांड की तरह ये लोग बन गए कि कुछ भी करना है, जो करना है करेंगे अपने हिसाब से। तो क्या किया इन लोगों ने? डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल कर दिया। आप सीरीज समझते जाइए, पहले जिसको बनाया उसने रिवोल्ट किया, उसी के साथ करप्शन किया, फिर वॉर किया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, निज़ामत फंक्शन सारे ले लिए, डिथ्रोन कर दिया। अब किसी और को तो बैठाएंगे ये, क्योंकि इन लोगों को तो पैसा कमाना है, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लिया है, मतलब एक कठपुतली की तरह किसी को बैठाना है वहाँ पर। तो डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब डुअल गवर्नमेंट का मतलब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार। तो डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि द रूल ऑफ टू, एक तरफ से तो कंपनी रूल कर रही है और एक नवाब है। अब कंपनी के पास आपके दीवानी राइट्स, मतलब कि रेवेन्यूज़ हो गए, निज़ामत हो गई, पुलिस हो गई, जुडिशियल हो गई, सब सब उन लोगों के पास है। कहने का मतलब ये है कि जो नवाब था उसके पास इतना कुछ था नहीं, वो सिर्फ मतलब एक तरीके से गद्दे पे बैठे और अपना इंजॉय करे, बस इतना है, और कुछ ना कहे, जो भी हो रहा है कुछ ना कहे। तो कहने कहने की बात है डुअल गवर्नमेंट, लेकिन वही बात है कि इन लोगों ने डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी चालू कर दी थी, जहाँ पर चीज़ें छीन ली गई थी, मतलब जो इंपॉर्टेंट जो एक राइट्स होते हैं चीज़ों को करने के लिए, एक कंट्री को चलाने के लिए या एक स्टेट को चलाने के लिए, वो सारी राइट्स जो है वो ले लिए थे इन लोगों ने, और जो इंपॉर्टेंट राइट्स नहीं है वो दे दिए थे इन लोगों ने अपने नवाब को, ठीक है। तो डुअल गवर्नमेंट वही पूछा जा सकता है आपसे कि डुअल मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ टू, दीवानी फंक्शंस एंड निज़ामत फंक्शंस, ठीक है। अब अब क्या है कि फ्रॉम द एक्साइज ऑफ दीवानी फंक्शंस दो डिप्यूटी दीवान्स हुए। इसका याद रखना नहीं है क्योंकि बहुत रेयर है कि पूछा जा सकता है कि मोहम्मद रेज़ा खान और राजा सिताब रॉय वर एसोसिएटेड विद। तो डिप्यूटी दीवान्स थे ये, बंगाल से बेसिकली पूछा जा सकता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं उतना कि पूछा जाए, बस दिमाग में हल्का फुल्का आइडिया रखिएगा इन चीज़ों का। चलिए, वोडेयार मैंने पहले बता चुका हूँ, मैसूर डायनेस्टी से है, रूल करते थे, जहाँ पे एक नाम आता था आपका जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, विजयनगर एम्पायर भी आपका यहीं से निकला था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हुई थी। और टीपू सुल्तान, हैदर अली अगर नाम आते हैं तो वो मैसूर डायनेस्टी से ही आते हैं, मालाबार कोस्ट के पास था ये, है ना। चलिए, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान का क्या था, मैं कहानी बता देता हूँ कि पहले आया आपका हैदर अली। हैदर अली ऑलरेडी किंग का बेटा या चाचा नहीं था, वो एक आर्मी का कमांडर था, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या था कि वोडियार से संभाला नहीं जा रहा था मैसूर, तो उस टाइम पर करप्शन को रोकने के लिए एक बहुत स्किलफुल कमांडर चाहिए था, एंड दैट वाज नन अदर देन हैदर अली। हैदर अली वाज द वन हु वाज स्किल्ड एंड हु वाज अ गुड डिप्लोमेट एट द सेम टाइम। सो ही रूल्ड मैसूर, एंड हैदर अली के पहले एक वॉर हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आपका होता है ना कार्नेटिक वॉर, जो आपके कार्नेटिक वॉर्स बोल रहा हूँ, सॉरी आपको मैं बोल रहा हूँ एंग्लो मैसूर वॉर्स जो हुए, टीपू सुल्तान उसके बाद आया, काफ़ी पहले आया हैदर अली। हैदर अली को ये लगता था कि यार वेपन्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, वेस्टर्न का जो एडवांस सिस्टम है वो हम लोग को अडेप्ट करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंच के साथ काफ़ी दोस्ती चालू कर दी थी इन लोगों ने, ठीक है। तो राइस ऑफ हैदर अली बता चुका हूँ मैं आपको, ये चीज़ें हैं उसमें, ज़्यादा जाना नहीं है। हेल्प ऑफ फ्रेंच टू सेटअप एन आर्म्स फैक्ट्री एट डिंडीगुल, ये याद रखिएगा, पहले हैदर अली ने फ्रेंच का हेल्प लिया था और फ्रेंच के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी इनकी।
चलिए, दोस्त होते होते इंग्लिश को बहुत बुरा लगने लगा कि यार इनकी फ्रेंच की दोस्ती को ज़्यादा नहीं बढ़ती जा रही है, तो ऐसे तो राइट्स छीनते जाएंगे हमारे। और तब तक फ्रेंच इंडिया में थे, याद रखिएगा। कभी आप भूल जाएं कि यार मैसूर वॉर तक तो यार फ्रेंच थे ही नहीं। अरे मैसूर वॉर में फ्रेंच थे तभी तो मैसूर वॉर हुआ, उससे पहले थे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। अब किस ईयर हुआ ये याद रखना है, कब हुआ भाई? 1767 में हुआ। इसका मतलब हुआ क्या इसके बाद? इसके बाद हुआ क्या और ट्रीटी क्या हुई? इसके बाद ये हुआ कि भाई हैदर कैन कंसिडर टैक्ट एंड डिप्लोमेटिक स्किल। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। एक ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ, प्रिजनर्स और म्यूचुअल रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट हुआ कि भाई चलो ठीक है, प्रिजनर्स अपन नहीं दे देते हैं और ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं, चलो। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास आपको याद करना है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और 1669 में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था, ये डेट याद रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। सेकंड में भी हैदर अली था, और कोर्स ऑफ वॉर आपका ज़्यादा कुछ निकला नहीं। दोनों साइड्स ने कहा कि भाई पीस है। तो ये याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि इन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर इंग्लिश डिफीटेड द हैदर अली टीम। नो, सेकंड में भी कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट में ट्रीटी ऑफ क्या हुआ था आपका? ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड में हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। बोथ साइड ऑप्टेड फॉर पीस, कुछ नहीं हुआ था। थर्ड में बेसिकली आपका ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम साइंड हुआ था, ठीक है। हैदर अली डाइड ऑफ कैंसर। और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के टाइम पे तो थर्ड एंग्लो मैंने बताया ही आपको कि उसके बाद टीपू सुल्तान आ गया था। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम किया, हार गए ये लोग, तरीके से हार गए। उसके बाद फोर्थ दोबारा हुआ, फोर्थ में और ख़त्म हो गए। आपको इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, टीपू वॉज डिफीटेड बैडली फ्रॉम दी इंग्लिश। अब इतनी भी कहानी खत्म हुई। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम तब तक लागू कर दिया था इन लोगों ने मैसूर पर। जैसे ही फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कर दिया था। अब मैसूर आफ्टर टीपू है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लॉर्ड्स याद रखने हैं, जो उस टाइम में गवर्नर्स थे, जो लीडर्स थे, विलियम बेंटिक है ना, लॉर्ड रिपर, काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का हमारे इंडियन सिस्टम में। काफ़ी चीज़ों को, गलत चीज़ों को भी साथ किया इन्होंने। और ऑब्वियसली यार रूल कर रहे थे तो गलत तो कर ही रहे थे, लेकिन काफ़ी जो एक उस टाइम पर हमारे क्रूल जो कुछ प्रैक्टिसेस हुआ करती थी सोसाइटी में, इन लोगों ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों में थोड़ा कम करने की कोशिश की है। चलिए, अब यहाँ से एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी चालू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले आप मैसूर वाला देख लीजिए, इतना दिमाग में रखिए, उसके बाद मराठास पे जाएंगे। धीरे धीरे आप समझते जाइए कि पहले पहुँचे वहाँ पर, इधर उधर मराठा भी इधर उधर ही कूद रहे थे, वो लोग भी इधर उधर थे कि भाई पूरी इंडिया को रूल करना है। लेकिन पहले मैसूर के साथ हुआ, वहाँ एक्वायर किया। अब मराठास के रीजन जो थे, इन लोगों को एक्वायर करना था। तो अब यहाँ से राइज ऑफ मराठास होगा आपका, यहाँ से वॉर्स इन लोगों के साथ होंगे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बाकी चीज़ें होंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहीं तक रुकते हैं, विश्राम लेते हैं, और इसके बाद दोबारा हम लोग नेक्स्ट कल दोबारा मैं आऊँगा आप लोगों के साथ, लाइव होऊंगा 7 बजे, जैसे कि आपको कहा गया है 7 बजे आऊँगा। और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मॉडर्न इंडिया में आपका कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन ज़्यादा रश में नहीं चलना है, थोड़ा धीरे धीरे आराम से माइंड को अपना बस कूल रख करके आप मेरी वीडियोस देखा करिए, सुना करिए, चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही इसका सार है। आई मीन टू से जिस्ट है इस पेज का पूरा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, एंड कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।